So when you say that you connect with the clients in the meditative form, so how does the universe ensure कि आप वो connect कर पा रहे हो? आकाशिक रीडिंग में वी ट्राई टू गेट इन स्निपेट्स ऑफ क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं पहले, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइंट क्या क्वेश्चंस लेके आया है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं उनको. I have been into a career for almost 15 years now, okay, and I have made a switch now, let's say. Whether this switch is correct for me or not, tarot can help me understand that. यस तो जब हम एक क्रॉस रोड पे होते हैं कि जैसे जब आपको स्विच करना था तो आपके अंदर भी बहुत सारे थॉट्स आए होंगे कि इज दिस द राइट डिसीजन, इज दिस नॉट. सो व्हेन यू गो टू अ रीडर, वो आपको एक पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे तो आपकी लाइफ आने वाले टाइम में कैसी हो सकती है. So if I talk about the professional people, I mean people who are doing those corporate jobs 9 to 5, 9 to 6 and all. So how can spirituality help them in their life? कि अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो लोग काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे एंड वो लोग डिसीजंस क्लियरली बना पाएंगे. Welcome back to the Tarinder Kalsi show. I'll start with a question. कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि आप किसी दोराहे पे खड़े हो और आपको लगता है कि बस एक साइन मिल जाए, मतलब क्लियर आंसर नहीं चाहिए, क्लियर थॉट नहीं चाहिए, बट एक साइन मिल जाए कि मुझे किस राह पे चलना है. दैट इज़ वेयर टैरो कम्स इनटू द पिक्चर. टैरो को जनरली मिसअंडरस्टूड किया गया है. सम पीपल से इट्स मैजिक, सम पीपल थिंक इट्स ऑल फेक, एंड सम पीपल थिंक इट्स जस्ट लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक फियर बेस्ड एंड ऑल, डराओ और बिजनेस करो. बट आज के जो हमारे गेस्ट है, शी ब्रिंग्स अ डिफरेंट अप्रोच टू टैरो, ओके, अ फ्रेश, ग्राउंडेड एंड डीपली इंट्यूटिव अप्रोच. उनका मानना है कि टैरो इज़ नॉट अबाउट फियर और फेट. It's something that gives you the empowerment, clarity, and a conscious decision making. So, using tarot as a tool, you can make decisions in your life जहाँ पे आप शायद अटक रहे थे पहले. आज के एपिसोड में we'll be exploring tarot from that lens and understand how we can use or anyone can use tarot to help them make life decisions at any point of time. So, again, talking about our guest, she is a tarot reader, a Akashic reader, and a mediumship. What exactly these terms are, इनका क्या मतलब होता है, we'll obviously deep dive into that into the episode. We'll also talk about, like, with respect to tarot and Akashic, what exactly is 2026 bringing in for all the people, and how the year will be for the different mulangs, okay, the birth number that we say. Based on that, we'll try to do some predictions and understand ये साल आपके लिए कैसा रहेगा as per your mulang basically. So let's get started. Hi Asta. Hello. Welcome to the show. Thank you for having me here. I hope you're having a good day. Yes, I am. Okay. Generally, I start with the first thing which I start with is like your journey. Okay. Tarot क्या है? What exactly it is, that we'll talk about later. But how did you enter into this field? What was your journey? Okay. So to begin with, I never chose this field. I feel कि ये field ने मुझे choose किया. And a lot of readers या a lot of spiritual healers would say the same. Exactly. I was about to say, हाँ. मतलब ये statement थोड़ा common सा है. हाँ. Why is it so? It is so because not everyone aspires to be this. जैसे हम बचपन से Correct. बड़े होते हैं तो we all have this कि हम पायलट बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बट no one would get up and think कि मुझे एक टैरो रीडर बनना है करके. Correct. बट इवेंचुअली थ्रू द कोर्स ऑफ लाइफ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं एंड देन यू नो इट जस्ट फिट्स इन एंड ये तुम्हारा पर्पस बन जाता है. सो दैट्स सिमिलर ऑफ व्हाट हैपेंड विथ मी. Okay. मैं 3 साल पहले गोवा गई थी एक कोर्स के लिए एंड वहाँ पे एक मेरी जो क्लासमेट है, शी वाज फ्रॉम द यूएस एंड उसने टैरो कार्ड्स लाए थे. Okay. एंड मैंने लॉकडाउन में एज एवरीवन वाज एक्सप्लोरिंग क्या करना है, क्या कोर्सेज है, सब ऑनलाइन चल रहा था, तो मैंने कुछ टैरो सीखा था ऑनलाइन. सो आई न्यू द बेसिक्स ऑफ इट, बट मेरा एक बहुत रफ फेज ऑफ लाइफ था, तो जब मैं टैरो निकालती थी तो काफ़ी गंदे कार्ड्स आते थे, लाइक यू नो लाइक द बैड कार्ड्स ऑफ टैरो. एंड मुझे बहुत डर लगता था बिकॉज इट वॉज वेरी सेल्फ रिफ्लेक्टरी कि ये क्या हो रहा है करके. एंड देन आई वाज लाइक कि मुझे नहीं करना, आई विल कीप इट असाइड. बट व्हेन आई वेंट टू गोवा इट जस्ट केम बैक टू मी अगेन. एंड तब मैंने उस लड़की को बोला कि अरे मुझे भी आता है करके. एंड देन हम लोग ऐसे स्कूल करके आते थे एंड देन इन द इवनिंग
we all used to live in the same building only, so we used to do it for our classmates. Okay. And she used to give her take, I used to give my take. एंड कुछ दिनों बाद लोग आके मुझे बोलते थे कि अरे आस्था तूने ऐसे बोला एंड इट हैपेंड. एंड तब मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि इट्स गोइंग समवेयर करके. एंड आई कम फ्रॉम अ टिपिकल बनिया फैमिली, सो आई ऑलवेज न्यू कि मेरे को बिजनेस करना है, बट आई नेवर थॉट कि मैं एक स्पिरिचुअल बिजनेस लीड करूँगी. एंड व्हेन आई केम बैक टू पुणे, तब ऐसे हुआ कि आई डिड दिस कोर्स मोर प्रोफेशनली. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, क्या करना है. एंड उसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू माई बनिया बैकग्राउंड, तो हमेशा एक अप्रोच होता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग यू नीड टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. वैसे I mean, being a Banya, it's all about money ultimately. या सो बीइंग सुपर ऑनेस्ट, मेरा जर्नी पहले इंटेंट ये था कि I would get some pocket money, I'll do something out of it and everything. But later on, when you start meeting people, when you start understanding कि इतने complex problems लेके आ रहे हैं, इतना overwhelming situations होती है, तब वो जो purpose होता है वो थोड़ा change होने लगता है. It turns around from money to being more impactful कि नहीं, this is something more serious. So I feel कि मेरा journey वैसे start हुआ. Since, I mean, you mentioned कि आपने initially वो during the study phase and all, you tried doing those readings for your friends and all. But अगर मैं professionally बात करूँ, so what was your first reading, if you recall? तो जहाँ पे मैंने अपना कोर्स किया था वहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी है. तो यूजुअली जब हमारा कोर्स पूरा हो जाता है, सो उसके बाद वी कैन प्रैक्टिस अमंगस्ट ईच अदर सो दैट हमको भी समझ में आए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. सो मेरे फर्स्ट फ्यू रीडिंग्स वो कम्युनिटी के अंडर ही थे. एंड जैसे काफ़ी लोग सिखाते हैं तो वो लोग एक कम्युनिटी फेसबुक पे बनाते हैं, देन इट्स ऑन टेलीग्राम एंड एवरीथिंग. सो देर आर दीज रैंडम पीपल जो उसमें होते हैं, एंड देन व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर एन अननोन पर्सन तो थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें कि व्हेन दे गिव अ फीडबैक, क्योंकि हमको उनके लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है. जब हम फैमिली फ्रेंड्स के साथ करते हैं तब यूजुअली कुछ चीज़ें हमको पता होती है. सो इट काइंड ऑफ मेक्स एन बायस कि अरे तुझे तो पता होएगा करके. बट जब अननोन पर्सन एक फीडबैक देता है तो आई फील कि उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा. सो आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू द कम्युनिटी एंड इट्स पीपल अराउंड. ओके. Now you mentioned like आपने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया during the COVID. So prior to that you were doing studies. या तो जब तक टैरो लाइफ में नहीं आया तब तक स्टडी का क्या पाथ चल रहा था? What was the plan? क्या करने वाले थे? ओके, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो साइकोलॉजी में किया है. सो आई ऑलवेज फेल्ट वेरी लेड टू हेल्पिंग पीपल इन सम वे और द अदर. तो मुझे वो सर्विस बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था. एंड देन उसके बाद जब कोविड हिट हो गया, दैट इज़ व्हेन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ. एंड उसके बाद जैसे सब लोग कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस कि क्या कर सकती हूँ क्या नहीं. एंड उसके बाद इवेंचुअली टैरो केम टू मी. Okay. Now, talking about tarot specifically, generally लोगों का perception रहता है tarot is just like fake or myth and all. Okay. So as per you, what exactly is tarot? Tarot according to me is like a mirror. Okay. तो tarot ये करता है कि वो हमारे जो सबकॉन्शियस थॉट्स है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हम खुद को नहीं बोलते या फिर हमको पता होता है बट वी डोंट ट्राई टू एक्नॉलेज इट या अंडरस्टैंड इट, वो चीज़ें हमारे सामने लाता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एंड पुट दैट पजल टुगेदर, तो उससे हम डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हैं. सो आई वुड टेक इट एज अ गाइडिंग टूल rather than something that is used for prediction वगैरह. So I feel कि it's more of the things that you don't tell yourself, वो तुम्हारे सामने आ जाती है. Okay, so tarot is not about predictions but a guiding tool. Yeah, it's a guiding tool. I mean that recalls a line I read somewhere about tarot, like tarot is more like your GPS. Okay. It tells you a path, but it's not mandatory to follow the same path again. Yeah, You can reroute as per your requirements. Okay. You also mentioned like you are into Akashic and mediumship. Again, for the audience basically, होता क्या है ये आकाशिक? ठीक है, तो मैं टैरो, आकाशिक और मीडियमशिप को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करती हूँ. तो डिफरेंशिएट करने भी आएगा. टैरो जो है ये हमारे नाउ या प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करता है कि अभी हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, अभी ये क्यों हो रहा है, एंड एक थोड़ा बहुत नियर फ्यूचर की हाउ कैन यू मेक अ बेटर चॉइस, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये टैरो ज़्यादा फोकस करता है. आकाशिक इज़ मोर अबाउट डीप लेवल, सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग कि हमारा
एक सोल कॉलिंग क्या है, पास्ट लाइफ क्या है, या फिर अगर किसी के लाइफ में कोई रिपीटेड पैटर्न्स है तो फिर वो क्यों हो रहा है। जैसे किसी के लाइफ में बहुत बार पैसे काफ़ी बार चले जाते हैं, किसी के रिलेशनशिप्स में बहुत बार इश्यूज आते हैं, सिमिलर इश्यूज आते हैं, या फिर समवन इज गेटिंग मैरिड बट दे हैव अ डिवोर्स बैक टू बैक। सो दिस इज व्हेन आकाशिक कम्स इन पिक्चर, जब तुमको एक डिटेल्ड नॉलेज चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या सोल कॉलिंग है, क्या तुम्हारा लाइफ पर्पस है, लाइक अ हायर लेवल रीडिंग। एंड मीडियमशिप इज वेयर it gets more deeper, where you talk to your departed loved ones, and जो आर्क एंजल्स है, एंजल्स है, या फिर हम जैसे बोलते हैं कि गॉड गाइडेंस होती है, तो वो सारी चीज़ें इट कम्स इन मीडियमशिप, वेयर these higher beings or this higher power try to give you a message through a channel, which we as people become mediums. Okay. So when I say Akashic, I mean, so how exactly is the Akashic reading done? So Akashic reading is a meditative reading. So जैसे टैरो में it's very pictorial कि हम कार्ड्स दिखाते हैं, but in Akashic it's like the clients would bring in questions and the reader would be in like a meditative trance. तो हम उस client की energy में tap in करते हैं, and that's when we get the download or the information from the Akasha. From the Akash. Akasha मतलब the library or the the guides that are there, वैसे. Okay. When you say that you connect with the with the clients in the meditative form, so how does the universe ensure कि आप वो connect कर पा रहे हो? So इसमें usually ऐसे होता है कि whenever the client comes in for a reading, Akashic reading में we try to get in snippets of कि क्या information हम ले सकते हैं पहले, rather than understanding कि client क्या questions लेके आया है, we try to understand कि क्या चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं उनको. सो थोड़ा सा कन्विक्शन क्लाइंट को भी आता है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी डिडंट नो अबाउट देम, जो हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ में हो रहा है वैसे बता रहे, लाइक जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें थोड़ा पास्ट में कि ऐसी चीज़ें हुई है और ये सारी चीज़ें. तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग द क्लाइंट कन्विक्शन कि नहीं, ये थोड़ा रियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है. And talking about mediumship, I mean, you mentioned it's about connecting with the departed souls. Generally जो हमने अभी तक departed souls की चीज़ें देखी है, that is what is shown in the movies. Yeah. Okay. You place that coin and then do some things and a soul comes in. But then most of the films are obviously showing that कि soul आ तो गई, अब वापस नहीं जा रही. So there's a risk factor in doing those kind of activities. So does the same apply to mediumship also? तो यहाँ पे यूजुअली जो मैं करती हूँ, आई डोंट गो एंड इनवाइट सोल्स ऑन माई ओन. वॉट आई डू इज आई एक्ट एज अ पोस्टमैन, कि वो सोल अपने लव्ड वन को कोई मैसेज देना चाहती है, एंड इट लाइक एवरी एनर्जी फील्ड या फिर एक स्पिरिचुअल फील्ड का अलग अलग लैंग्वेजेस, लाइक टैरो इज ऑल्सो लाइक अ लैंग्वेज इन स्पिरिचुअलिटी, कि वो एक स्पिरिचुअल मैसेज को तुम्हारे थ्रू पास ऑन कर रहा है. सो वॉट हैपन्स इज कि जब ये सोल्स आती है या फिर जब हम टैरो में भी या फिर आकाशिक में भी कनेक्ट करते हैं, बहुत बार किसी के लव्ड वंस है, किसी के कोई गाइड्स है, आर्कएंजल्स है, उनको कोई मैसेज देना होता है फॉर प्रोटेक्शन, फॉर क्लोजर, समटाइम्स फॉर जस्ट इमोशनल रिलीज, जो उनके पास ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता है. तो वो सब मैसेजेस हम पास ऑन करते हैं. तो हम एज सच सोल को बुलाते नहीं हैं, वो खुद से विलिंगली आते हैं. So how it's shown in the movie that you go and call the soul, it's not like that. We in fact sit and we allow them to come to us, ताकि it comes in a very gentle way. तो ऐसे कोई agreed. But see, I mean, you never know the intention of that soul before you actually connect with them. तो क्या वहाँ पे एक risk factor नहीं है कि आपने उनको you allowed them to connect with you, okay, for whatever reasons, and now they decide that I don't want to go back. Then what? Okay. So over here is where your practice and the intention comes forward. Okay. तो जब हम एक रीडिंग में बैठते हैं, it is the reader's intention and it's the reader's energy also that plays a lot of role. Okay. अब जैसे मेरा सिंपल फैक्ट है कि आई वॉन्ट टू जस्ट डू लाइट रीडिंग्स एंड आई वॉन्ट टू बी इन द लाइट ओनली. जैसे काफ़ी लोग हैं जो तंत्रा या डार्क एनर्जीज में वर्क करते हैं, आई ट्राई दैट आई डोंट गेट इन टू दोज. सो जब हम उस एनर्जी से फंक्शन करते हैं तो वो सोल्स भी हमारे पास वैसी आती है. एंड जब हम इवेंचुअली प्रैक्टिस करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी गेट टू नो कि ये एक लाइट बीइंग सोल है और ये एक डार्क एनर्जी सोल है. तो जैसे ही एक डार्क एनर्जी सोल आती है, बिकॉज वी ऑब्वियसली यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन,
so it cannot harm us in the way that it is usually shown. तो इतना easy नहीं होता है कि वो हमारे पास आ गई पर वो जा नहीं रही है, because there are obviously spiritual tools जिससे हम वो barrier create कर सकते हैं and we can keep a boundary. And usually of what I have seen, when all these souls around us, be that dark or light, they are all here for all are asking for help, to be very honest. तो वो कहीं ना कुछ उनको हेल्प ही चाहिए होती है. तो इफ़ यू रिक्वेस्ट देम, इफ़ यू जस्ट टेल देम दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एंड यू कैन कम इन अ बेटर way to me, they do that. Like I have seen so many examples of I that. mean, see, we have not seen any souls, so we can't actually Yeah. relate to it if you're saying so. But based on what we have seen through the movies and other stories that we hear around us, Yes. so we have a perception. हमारा एक perception है कि अच्छी आत्मा होती है, बुरी आत्मा होती है. तो अगर बुरी आत्मा है तो obviously उसका intention बुरा ही है. हाँ. Now you did mention कि there are people who do the dark readings also. So do they actually connect with those bad souls? Yes, they do connect to bad souls, and I won't say bad, but जिसकी एनर्जी थोड़ी हैवी होती है वैसे होता है. एंड इट्स जेन्युइनली अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे होता है कि द स्पिरिट चूजेस द बॉडी. मतलब जैसे हम कोई मंदिर में जाते हैं तो वी आर सीइंग दैट पीपल आर काइंड ऑफ पोजेस्ड ओवर देयर, या फिर कोई आरती चलती है तब वैसे होता है. सो दैट इज व्हेन द सोल इज ट्राइंग टू यू नो हैम्पर द बॉडी और एक्वायर हमारी जो बॉडी होती है उसको. बट अदर टाइम्स जब ये डार्क मैजिक होता है उसमें कोई कुछ करवाता है, सो इट्स लाइक अ फोर्स सोल दैट इज पुट कि तुम इसको ट्रबल करो करके. सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच दिस हैपन्स एज वेल, बट काफ़ी लोग इसमें भी वर्क करते हैं. सो इट इज Okay, so that brings me to another question. Maybe Yeah. we are going out of the context, but since you mentioned about like कोई कुछ करवाता है तो सोल एंटर कर रही है बॉडी में. So let's say there is a client, मतलब किसी की बॉडी में किसी ने सोल को एंटर करवा दिया, डार्क एनर्जी सोल. So would your mediumship help in getting away from that soul? Okay, so as I mentioned even earlier, I like to work in light energy. So I have this clear intent कि I will not function or get intact with dark energies. तो मेरे साथ कितने बार ऐसे हुआ है because I set that clear affirmation कि मुझे नहीं करना है. तो अगर कोई client होता है जिसके ऊपर कोई magic हुआ है या फिर जिसकी कोई बहुत heavy energy है, जब हम कॉल पे आते भी है वो कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है. देर आर इलेक्ट्रिक इशूज दैट हैपन, देर इज़ वाईफाई दैट गेट शट ऑफ, बट ये एनर्जी फिर कनेक्ट नहीं कर पाती है बिकॉज आपका जो प्रोटेक्शन है या फिर आपके जो गाइड्स अब आपको इतना डीपली प्रोटेक्ट करते हैं. सो आई जस्ट फील कि ये एक रीडर की इंटेंशन होती है एंड हर किसी का एक पर्पस होता है. तो मुझे नहीं लगता कि मेरा इंडिविजुअल पर्पस ये है कि मैं किसी को वो डार्क एनर्जी से निकालूँ. आई फील लाइक आई एम मोर ऑफ अ लाइट वर्कर जहाँ पे आई गाइड पीपल इन मेकिंग मोर एम्पावर्ड डिसीजंस. बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस एनर्जी में थॉरली वर्क करते हैं एंड उनके साथ ये काम भी करते हैं कि दे हेल्प इन रिमूविंग दीज So souls. it's possible. Yeah, it It's is not that possible. just कि आप नहीं कर रहे हो, but हाँ, there it is are possible. people who can do it Yeah, to yeah. that level. Yes, Okay. and because we are in this Little field, scary तो actually. yes, and because we are in this field, we obviously know a lot of people. तो जब मेरे पास ऐसा कोई client आता है, I usually try and refer it to someone whom I know ताकि उसको उस चीज़ से solution छुटकारा. मिल जाए. Yeah. Okay, coming back to tarot, like, since you mentioned that it's a more of an empowerment tool, okay, it's a guiding tool actually. तो generally लोग टैरो की तरफ तभी जाते होंगे जब when they are stuck with some situations, okay. So when people reach out to you for services, so what are the most common problems that they're coming with? So सबसे मेजर प्रॉब्लम्स कम्स अराउंड रिलेशनशिप एंड करियर. हेल्थ का इतना ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज टैरो डज नॉट यूजुअली यू नो गो अराउंड हेल्थ ऑल्सो. इट्स मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग. तो रिलेशनशिप, करियर, अगर किसी को कोई स्ट्रेस वर्क है या फिर यू नो लाइक इफ दे आर गोइंग थ्रू सम डीप यू नो शिट इन लाइफ, तो फिर तब दे ट्राई टू मेक लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग. या उनको समझना होता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, कैसा है. So this is where around mostly tarot plays a role. When you say career option, as an example, I have been into a career for almost 15 years now, okay, and I have made a switch now, let's say. So whether this switch is correct for me or not, tarot can help me understand that.
यस, तो जब हम एक क्रॉस रोड पे होते हैं कि जैसे जब आपको स्विच करना था, तो आपके अंदर भी बहुत सारे थॉट्स आए होंगे Correct. कि इज़ दिस द राइट डिसीजन, इज़ दिस नॉट? सो व्हेन यू गो टू अ रीडर, वो आपको एक पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे तो आपकी लाइफ आने वाले टाइम में कैसी हो सकती है, एंड इफ़ यू चूज़ दिस पाथ तो कैसे आप इवॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एज़ वेल कि आप उनको दोनों इनसाइट्स दोगे, सो इट मेक्स अ फ्री विल ऑल्सो कि क्लाइंट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि उसको कौन-सा चॉइस अब सही लग रहा है, एंड आई Okay. फील दैट इज़ समथिंग दैट टैरो गिव्स पावर अबाउट। Okay. Okay. So I think that, I mean, that actually is, again brings back to a line that says कि tarot is not actually giving the answers, it's only helping people understand the answer, because या answers उनके अंदर already है. Okay. Tarot is only helping them read through those in between the lines. एंड व्हेन हम एक क्लाइंट को थोड़ा सा नियर फ्यूचर बताते हैं तो एक कन्विक्शन भी आता है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं कर रहे कि चीज़ें ऐसी ही होंगी, यही होगा। हम उनको एक पाथवे बता रहे हैं कि ओके नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ये पॉसिबिलिटी है। तो Okay. जब हमको वो एक थोड़ा सा नियर कन्विक्शन मिलता है तो हम डिसीजन थोड़ा बेटर बना सकते हैं, क्योंकि हम ओवरवेल्म नहीं होते उस इन्फॉर्मेशन से कि ओ माय गॉड अब ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी पास की चीज़ देख रहे हैं। तो इट्स लाइक Okay. इट्स वेरी नियर अबाउट। So when you compare tarot with astrology, because astro is all about predicting the future. या It says कि हाँ इस महीने तक ये चीज़ होंगी. हम्म Okay. Whether it's about marriage or career switch or whatever. So can tarot also give the same kind of guidance in the same like accuracy level? आई थिंक ऑल स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ जितने भी है, एस्ट्रोलॉजी बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो, ये आपको एक इंसाइट देता है। कोई भी 100% प्रेडिक्ट हाँ, नहीं कर सकता कि ये चीज़ होने ही वाली है। एंड वेन एवर यू गो टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट और अ एस्ट्रोलॉजर, वो लोग आपको आपकी एक लाइफ का पूरा स्निपेट दे देंगे कि इस साल में ये होगा, उसके Right. बाद ये होगा, तो वो एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव हम्म. देंगे। बट टैरो जो है वो उस लॉन्गर पर्सपेक्टिव में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उस पे ज़्यादा फोकस करता है कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 2026 में ये चीज़ होगी, बट जब 2026 में वो चीज़ हो रही है, तब आप टैरो रीडर के पास जाओगे कि अब इससे कैसे डील करना है मुझे, Okay. क्योंकि तब एस्ट्रोलॉजर वुड नॉट गिव यू लाइक अ बेटर पर्सपेक्टिव कि आप इसको डील कैसे कर सकते हो, बट टैरो आपको वो डील कैसे करना है उसमें हेल्प करता है अच्छे से। Now, lot of people associate, I mean, tarot with spirituality also. I mean, tarot is not just a tool to do the prediction, but also more related to spirituality. So, how do you see that connection? Of how I see this connection is basically कि spirituality is always look like something that helps us go inward, कि हम खुद को अच्छे से समझ पाए, हमारे पैटर्न्स क्या है, हमारा सोल क्या है, एंड हमारे को एक क्लैरिटी मिलती है कि हमको हमारी लाइफ कैसे लीड करनी है। एंड आई फील कि टैरो प्लेज अ वेरी सिमिलर रोल, कि जो चीज़ें हम एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं उसको वो हमारे सामने लाता है, एंड इट हेल्प्स अस गेट टू नो आवर सेल्फ सो मच बेटर, ताकि वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर जर्नी इज़ गोइंग टू बी, हाउ वी आर एज पीपल। एंड ये टैरो बहुत ब्यूटिफुली बता सकता है कि हाउ अ पर्सनस पर्सनैलिटी इज़, हाउ लाइक वाई डू दे हैव सर्टन फियर्स, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं। And I just feel like spirituality and tarot play a role hand in hand इस वजह से। Okay. So, when you need to do a reading, a tarot reading for someone, let's say for me, so what all information you'll be needing? I will require your full name, date of birth. That's it. Yeah, and a lot of times when people don't have कि date of birth नहीं पता है, तो आप आपके पेरेंट्स का नाम भी दे सकते हो। दैट इज़ बिकॉज कि उससे एक स्पेसिफिकेशन आ जाता है। जैसे तजिंदर नाम के बहुत सारे लोग होंगे, बट व्हेन यू पुट इट इन डेट ऑफ बर्थ या फिर योर पेरेंट्स नेम, तो आपके पेरेंट्स के नाम का एक ही बच्चा होगा जिसका नाम तजिंदर है। Okay. तो इट स्पेसिफाइज ताकि वो एनर्जी हम आपकी ही टैप इन करें एंड नॉट समवन एल्सेस। Okay. We're talking about lot about energy, whether it's tarot, akashic, or mediumship. Everything revolves around the energy. And since you're working with so many people, I mean, the clients and all, obviously you'll be working with the people's emotions, their stories, okay, their challenges, and different level of energy. So how do you protect yourself? आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जो एक स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं हमारे कि हम एक मेडिटेटिव प्रोटेक्शन लेते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है। एंड
मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि जितना हम खुद को ग्राउंडेड रखें, जितना माइंडफुल एंड स्लो हम रहे, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम डाउनलोड कर पाएंगे. जैसे जस्ट इन आवर फ़ोन अगर बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारा कुछ है, स्टोरेज फुल है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाएगा या फिर कोई भी चीज़ नई डाउनलोड करनी है वो हो नहीं पाएगी. सो यू नीड टू क्लियर आउट दैट स्पेस ताकि हम अच्छे से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर पाए एंड हम प्रोटेक्टेड भी रहे, ओवरवेल्म भी ना हो, ताकि हम क्लाइंट की और हमारी एनर्जी दोनों बैलेंस कर पाए. उसके साथ साथ डूइंग ऑल द हनुमान चालीसा. एंड आई एम वेरी इंट्यूटिव एज अ पर्सन, तो मैं एक चीज़ पे ऐसे स्टिक नहीं करती हूँ कि नहीं अब मतलब प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी को ही पकड़ना है, तो ऐसा नहीं है. इफ़ टुडे आई एम फीलिंग कि नो आई वांट टू जस्ट सिट विथ माई सेल्फ एंड मुझे एक एनर्जी प्रोटेक्शन डालनी है, तो मैं वो इंट्यूटिवली वही करूँगी. अगर मुझे अगले 4 दिन ये लगता है कि नहीं मुझे अब हनुमान जी का ही सपोर्ट चाहिए, सो आई वुड लिसन टू हनुमान चालीसा, आई वुड डू माई जाप माला. सो आई प्ले इट वेरी इंट्यूटिवली रादर देन स्टिकिंग कि नहीं यही एक चीज़ है कि इससे ही तुमको प्रोटेक्शन मिलेगी. Okay, now since you like initially you mentioned like you are coming from the Bania family, so money always plays a major factor. But on the other side, we are talking about spirituality. Okay. Yeah. Generally, spirituality को लोग ऐसे connect करते हैं that if you are spiritual, you don't run behind the success and money and such kind of things. क्या आपके हिसाब से spirituality and this like ambition of growing and earning can coexist? येस, फॉर मी आई फील इट एब्सोल्युटली कैन कोएग्जिस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम स्पिरिचुअल के बारे में सोचते हैं हम लोग बहुत साधु संत लोगों को विजुअलाइज करने लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वो ही डेफिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की. मुनि जंगल में बैठ के साधना करना है ना. हाँ, वो ही स्पिरिचुअलिटी है. बट फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज़ कि हम एक सिंपल स्लो लाइफ एंड अ लाइफ विथ क्लैरिटी एंड पर्पस जिए. एंड वो हम तभी भी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसे हो, अच्छा इंटेंशन हो. एंड मुझे बस लगता है कि व्हेन यू ऐड स्पिरिचुअलिटी टू यू नो लाइक योर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग, तो मुझे मेजरली लगता है कि आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिलती है उसमें, क्योंकि हम अदरवाइज एक बहुत रैट रेस में फिलअप हो जाते हैं, हम बहुत फियर बेस्ड होते हैं, हम बहुत कंपैरिजन में घुस जाते हैं. बट रैदर उससे अच्छा हमको ये समझ में आता है कि वाई आर वी डूइंग दिस. तो हमारा जो वाई है ना, वो स्पिरिचुअलिटी के वजह से बहुत क्लियर हो जाता है कि वाई डू वी हैव टू डू दिस. एज आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड दिस आउट बिकॉज ऑफ मनी, कि मुझे थोड़ा पैसे मिल जाएंगे. बट इवेंचुअली जब मुझे इस प्रोफेशन की सीरियसनेस समझने लगी एंड मेरा वो एम्पैथेटिक नेचर उसमें सपोर्ट किया, या स्पिरिचुअल नेचर जो है, आई लर्न सो मच फ्रॉम माई क्लाइंट्स कि हर एक रीडिंग मुझे भी कितना कुछ सिखाती है, क्योंकि जब हम दूसरे को हेल्प करते हैं तब हम खुद में भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. सो इट हेल्प्स अस सो मच इन आवर ओन लाइव्स एज वेल. Okay, so if I talk about the professional people, I mean people who are doing those corporate jobs, 9 to 5, 9 to 6 and all. So how can spirituality help them in their life? मैं जब कोई भी कॉर्पोरेट क्लाइंट से कनेक्ट करती हूँ तो मुझे उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रेसफुल लगती है एंड बहुत ओवरवेलमिंग लगती है, एंड आई फील कि बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है एट टाइम्स. तो एनर्जी इज़ ऑफ वेरी रश. तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो लोग काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे एंड वो लोग डिसीजंस क्लियरली बना पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है तो काफ़ी ग्राउंडेड चल सकते हैं कि हमको हर किसी के जर्नी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है. हमारी अपनी एक जर्नी हो सकती है एंड वी कैन हैव लाइक दैट क्लैरिटी, और हम एक अच्छे चॉइसेस भी बना सकते हैं. वी कैन मेक गुड रिलेशंस ऑल्सो, वी कैन हैव लाइक अ गुड करियर पाथ ऑल्सो, एंड आई फील कि उसमें हमारा एम्बिशन और एवरीथिंग थोड़ा इंटैक्ट रहता है अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंक्लूड करें. So what are those I mean some examples of the spiritual practices that they should be doing on a daily basis? I like to keep it very simple, so I would say कि अगर किसी को मेडिटेशन से रेजोनेट होता है, if they can do that, तो वो लोग वो कर सकते हैं. या फिर इवन हैविंग लाइक दीज ग्राउंडेड स्लो अप्रोचेस, कि अगर आपको जनरली जब हम ओवरवेल्म्ड रहते हैं, सो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू डू एक्सरसाइज कि उससे वो स्ट्रेस रिलीज हो जाए, बेसिकली टू रिमूव दैट एक्सेस ओवरवेल्म्ड एनर्जी एंड कम टू योर ओन सॉफ्ट एनर्जी. कि अगर हम खुद में काम एंड एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, सो आई फील लाइक दैट इज़ इनफ टू यू नो डील विद डे टू डे लाइफ. तो उसमें कोई भी चीज़ है, जैसे गोइंग फॉर अ वॉक इन द नेचर, और इवन इफ सम पीपल लाइक पेंटिंग और ड्राइंग, जिससे हमारा माइंड काम हो एंड हमारे एनर्जी में एक स्टिलनेस आए. I feel like whatever resonates with people is something they can incorporate, and
इवन स्पेंडिंग टाइम विद एनिमल्स या बेबीज एट टाइम्स, क्योंकि उनकी Okay. एनर्जी बहुत सॉफ्ट एंड नर्चरिंग रहती है. Baby is the ultimate answer, I या think. So it's not about कि आप बस बैठ के माला जपो. हाँ, माला जपना ये जरूरी नहीं इज है. नॉट लाइक द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दिस. Now since tarot has become like so much near past में अगर हम देखें तो it's becoming a trend kind of a thing now. Okay, everyone is switching towards tarot, whether from the professional side or as a client also going for tarot readings and all. तो क्या हर चीज़ के लिए tarot reading लेना सही है? मुझे तो नहीं लगता कि हर चीज़ के लिए लेनी चाहिए. एंड आई रियली टेल माई क्लाइंट्स ऑल्सो, जब वो मेरे पास एक ओवरवेल्म्ड एनर्जी से आते हैं कि मुझे अभी के अभी अर्जेंट रीडिंग चाहिए, सो आई डोंट टेक दोज रीडिंग्स. क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे ऐसे होता है ना कि हम वो क्लाइंट को जो भी बोले वो सुन लेगा एंड इट वोंट मेक अ लार्जर इम्पैक्ट, या फिर वो बस अपना माइंड काम करने मेरे पास आया है. बट आई डोंट वांट दैट टू बी द इंटेंशन. आई वांट कि मैं वो क्लाइंट को बोल दूँ कि भाई तुम 2 दिन बाद आओ एंड तब तुम मेरे से रीडिंग लो, बिकॉज तब हमारा दिमाग शांत होता है, हमको एक क्लैरिटी होती है कि अच्छा हमको इस बारे में पूछना है करके, रादर देन एक मन की शांति के लिए मत करो, बट कम फॉर एन इंटेंशन कि नहीं दिस विल हेल्प मी समवेयर व्हेन आई गो इन लाइफ. Okay, and since we are talking about spirituality and the ethical practices and all, okay, तो एज अ क्लाइंट अगर मैं किसी टैरो रीडर के पास जा रहा हूँ, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट आई शुड चेक फॉर बिफोर चूजिंग दैट टैरो रीडर? क्योंकि हो सकता है वो टैरो रीडर का इंटेंशन कुछ और ही हो. हाँ, ओके, सो व्हाट आर दोस रेड फ्लैग्स? आई विल टॉक इन अ वे कि मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है. राइट. तो अगर मैं एक क्लाइंट हूँ तो सबसे पहले तो हम रीडर्स को कहाँ पे देखते हैं, हम मोस्टली ऑनलाइन देखते हैं या फिर कोई फ्रेंड हमको रेफ़र करता है. तो जब भी हम किसी को देखते हैं कि हमने किसी का ऑनलाइन एक पिक्चर भी देखा तो हमको उसकी एनर्जी थोड़ी फील हो जाती है कि नहीं ये अच्छा बंदा लग रहा है, दिस इज़ सॉफ्ट, दिस इज़ रूड, या फिर जैसे भी है एक खुद का एक परसेप्शन बन जाता है. तो एज अ क्लाइंट आई जस्ट फील कि लोगों को एक एनर्जी फील करनी चाहिए कि इस पर्सन से रेजोनेट हो रहा है क्या हमको. उसके बाद रेड फ्लैग्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई रीडर ऐसा है कि जो उस क्लाइंट के डिसीजंस को कंट्रोल करना चाह रहा है, क्योंकि दिस इज़ फॉर गाइडिंग, दिस इज़ नॉट कि मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो ही तुम करो. सो आई जस्ट फील लाइक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग, बिकॉज यू कैन नॉट गो एंड टेक समवन्स फ्री विल कि नहीं अब मैं जो बोलूँगी या बोलूँगा वही तुम्हारे साथ होगा, रादर देन इट इज़ मोर कि तुमको ये हम बता रहे हैं, उसके बाद यू मेक योर ओन चॉइस. उसके साथ साथ इफ़ समवन इज़ मेकिंग लाइक यू नो थॉरो प्रेडिक्शंस कि नहीं ये तो होने ही वाला है, तो उस वे में हमको डराना नहीं है किसी क्लाइंट को. हमको उनको बस एक नियर पॉसिबिलिटी बतानी है. एंड अगर ऐसे कुछ होता है कि यू नो कि कोई प्रेडिक्शन आ ही रही है कि नहीं हमको बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिव भी फीलिंग हो रहा है कि ये होने वाला है, सो यू कैन जेंटली एंड पोलाइटली टेल द क्लाइंट कि दिस इज सपोज टू हैपन, एंड उसके लिए तुम उसको रेमेडीज या कुछ एक वे फॉरवर्ड भी दो कि अगर ये होता है तो तुम ये चीज़ें करो. I think that helps. Yeah. Because as a client, it becomes a little difficult in believing that the reader is actually genuine or not. And एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है, एकदम से मुझे फील हुआ कि अगर कोई रीडर है वो आपके रीडिंग के बाद एकदम थारली कुछ अपसेल करना चालू कर दे कि अब तुम ये रीडिंग ले, मतलब यू नो इसके बाद तुम ये करा ही लो या फिर ये करो, तो आई फील कि वो थोड़ा सा पुशी भी हो जाता है. एंड एज अ रीडर मुझे वो इंटेंशन सही भी नहीं लगती कि यू जस्ट गिव दैट क्लाइंट एक फ्री विल. मतलब ये बोलना ऐसे नहीं है कि बोलो ही मत कि तुम कुछ करो या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार रीडर्स का इंटेंशन भी जेन्युइन होता है, बट कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत पुश करते हैं कि नहीं अगर तुम ये नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा. सो आई जस्ट फील कि वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. सो बेसिकली गुड रीडर गिव्स यू क्लैरिटी एंड अ बैड रीडर विल बी बेसिकली सेलिंग यू द फियर. हाँ, तो वो डरा के अपना बिजनेस करेगा. हाँ. Okay, we'll now move to something which is maybe someone looking for, I mean everyone looking forward to. Okay, 2026 is already started. Yeah. तो अगर हम मुलांग बेस्ड प्रेडिक्शंस की बात करें, okay, that we mentioned in the starting also. तो as per the tarot, if you can do some predictions for all the mulangs. ठीक है, चलेगा, करते हैं. So for the listeners, I mean, what exactly मुलांग is, जिनको नहीं पता उनके लिए I'll just try to explain it. मुलांक इज़ बेसिकली योर बर्थ नंबर. तो अगर आपका बर्थ किसी स्पेसिफिक डेट पे हुआ है, लेट्स से 1st को, 5th को या 15th को, देन व्हेन यू ऐड अप द नंबर, ओके, लाइक 15th इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो 5 + 1 6 बिकम्स योर मुलांक.
So similarly, whatever is your date of birth, just add up the numbers and finally what you get as a single digit, that becomes your birth number or the मूलांक. तो हर मूलांक का अपना एक प्रोडिक्शन होता है. It can be done through tarot, it can be done through numerology also and other tools which are available. So we'll try to understand कि आपके मूलांक के हिसाब से आपका 2026 कैसा रहने वाला है. ठीक है, तो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि हम हर मूलांक का निकालने से पहले एक जनरल 2026 please. गाइडेंस निकालते हैं कि इस ईयर की एनर्जी कैसी है, Right. एंड फिर हर एक मूलांक के लिए हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो आई हैव इंट्यूटिवली पिक्ड अप 4 कार्ड्स. Okay. सो सबसे पहला कार्ड जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड इट टेल्स मी कि 2026 की जो एनर्जी है इसमें बहुत सारे लोग काफ़ी इन्जॉयमेंट बेसिस चीज़ें करेंगे, एंड मुझे लगता है कि काफ़ी लोग काफ़ी ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2026 जो है ये काफ़ी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा लोगों के लिए. एंड एक जो अभी थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ट्रेंड भी है, या फिर आजकल लोग बात भी कर रहे हैं कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके अंदर का एक अलग वर्जन निकल के आता है. सो आई फील कि वो वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ मोर लाइक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एज सच. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आना, या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, या फिर बहुत सारे लोग काफ़ी न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ या स्विच इन करियर कर सकते हैं, बिकॉज वो सारा एक जो खुद के ऊपर काम करने का जो एनर्जी है वो मुझे 2026 में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. Okay. अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे ऐसे फील हो रहा है 2026 में ऐसे भी हो सकता है कि काफ़ी ईगो फाइट्स में भी आ सकते हैं. Okay. क्योंकि काफ़ी चीज़ें व्हेन वी आर ट्राइंग टू ग्रो, व्हेन वी आर ट्राइंग टू नो आवरसेल्व्स बेटर, तो सबसे पहले जो अंदर की गंदगी है वो बाहर निकलती है, ऐसे मुझे फील होता है. अंदर की भी निकलती है, आसपास की भी हटती है. आसपास की भी निकलती है, एंड देन जब हम ग्रो करने को ट्राई करते हैं तो काफ़ी लोग हमको पुल बैक भी Right, करते हैं. right. तो वो एनर्जी फील हो रही है कि एक फेज ऑफ 2026 आएगा जहाँ पे काफ़ी लोग एक बहुत इमोशनल ओवरवेल्म से गुजरेंगे, या फिर एक डीप नोइंग ऑफ सेल्फ. तो ऐसे बोलते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में कोई ब्रेक डाउन होता है उसके बाद ही हमारा वो ब्रेक थ्रू आता है. अंत ही आरंभ है. हाँ हाँ. तो वो वाला एक फेज सबके लाइफ में कहीं ना कहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ करियर या रिलेशनशिप, जिसके बाद उनका जो ब्रेक थ्रू है वो काफ़ी अच्छा होगा. Okay. ठीक है, तो अभी हम हर एक मूलांक के लिए Yeah, निकालते we'll हैं. start with मूलांक now. या तो हम मूलांक 1 के लिए निकालते हैं. तो जैसे हमने सबने सुना भी होगा कि 2025 की जो एनर्जी है वो बहुत ओवरवेलमिंग थी. मतलब 2025 ओवरऑल लोगों के लिए बहुत टफ रहा है, एंड इसको मार्स का मंथ भी, मतलब ईयर भी कहा जाता है. तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ परिश्रम भी किए हुए हैं, एंड बहुत सारे हार्डशिप्स भी आए हैं. तो 2026 फॉर मूलांक 1 मुझे ये लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो मूलांक 1 के लोग हैं वो अपने 2025 की एनर्जी से अभी बाहर नहीं निकले, क्योंकि Okay. अभी भी ऐसे फीलिंग है कि वो लोग थोड़ा उस प्रोसेस में है कि वो एनर्जी को पहले छोड़े पीछे और फिर आगे बढ़े. सो आई वुड फील कि मूलांक 1 के जो लोग हैं उनके लिए ये गाइडेंस मुझे आ रही है, एंड मैं इसमें देख के बताती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द पिक्चर्स Sure, एज sure, वेल. sure. कि अभी तक उन लोगों ने गिव अप नहीं किया है. तो एक जो न्यू बिगिनिंग है, अगर एक न्यू स्टार्ट बोलना है, एक न्यू माइंडसेट, एक न्यू आउटलुक ऑफ लाइफ, ये जो है ये मूलांक 1 के लिए आ रहा है मुझे, क्योंकि इनका एक बहुत न्यू बिगिनिंग होने वाला है. कि अब अगर वो लोग बहुत सारे लोगों पे फोकस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी फील हो रही है, तो अब वो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे एंड वो एक नई जर्नी बिगिन करेंगे. तो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी नंबर 1 के लोगों के लिए, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं इन द फर्स्ट 3 months. Okay. तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बट समथिंग विच विल गिव देम लाइक अ गुड बूस्ट. तो मूलांक 1 के लिए मुझे एक ऐसा विजन आया जहाँ पे जो एक बाण है ना वो खींचा जा रहा है. तो Okay. उनको पहले पीछे खींचा था 2025 में, बट अब 2026 में वो स्काई रॉकेट करेंगे. Okay. Okay, and also like I just remember 2026 is the actual like itself is a मूलांक 1 हाँ, year. मूलांक It's a 1 का universal year. हाँ. ठीक है, तो Okay, अब next मूलांक moving 2 on to के लिए मूलांक 2. देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है.
मुलांग 2 के जो लोग हैं उनके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। Okay. तो ये फील हो रहा है मुझे कि मुलांग 2 के जो लोग हैं इनको बहुत इमोशनली हीलिंग मिलने वाली है 2026 में, क्योंकि नंबर 2 का जो कार्ड है वो मून से भी रूल होता है, एंड मून जो एनर्जी है वो काफ़ी इमोशनल एनर्जी होती है। जैसे हम ऐसे बोलते भी है कि हमको रात में वो डीप थॉट्स एंड यू नो हाँ। दीज डीप फीलिंग्स कम टू अस। तो मून की एनर्जी इसमें कहीं ना कहीं को एग्जिस्ट भी करा रही है। तो बहुत सारे लोग काफ़ी इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो एंड होके वो एक नए फेज में आ सकते हैं। तो Okay. जैसे हम बोल रहे थे ना कि एक नई एंडिंग, आई फील कि ओवरऑल एनर्जी में ये फील हो रहा है कि सबका एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। बट फॉर मुलांग 2 स्पेशली ऐसे भी हो सकता है कि काफ़ी लोग आपको मिसट्रीट करे या फिर किसी का डिस्ट्रस्ट हो जाए या फिर कोई जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड बिहेव करे। Okay. तो ये सारी चीज़ें भी इनके लिए आ सकती है। एंड इनके लिए गाइडेंस मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रही है कि जितना ज़्यादा आप रिएक्ट नहीं करो बट रिस्पॉन्ड करो। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जब हमारा माइंड काम होता है तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, बट जब हम ओवरवेल्म्ड रहते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं। right. तो जितना कम रिएक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे उनके जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में, उतना ज़्यादा बेटर ही अपने लाइफ में कर पाएंगे इन 2026। Okay, moving on to Mulang 3. या तो मुलांग 3 के लिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो मुलांग 3 हैज़ गॉट द टावर कार्ड और ये Okay. मेजर अरकाना कार्ड है। Okay. तो दिस शोज ऑफ हाउ मेजर इवेंट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन लाइफ। Okay. तो मुलांग 3 के जो लोग हैं इनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। Okay. जैसे हमने पूरी एनर्जी ही देखी, हर मुलांग के लिए आ रहा है कि कुछ एक नई बिगिनिंग होने वाली है। एंड न्यूमरोलॉजिकली भी जैसे हम बात कर रहे थे 9 के बाद अब 1 आया है, तो इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर की रीसेट हो रहा है। Okay. तो मुलांग 3 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि उनको अपने हर चीज़ में अपने फाउंडेशन पे काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि टावर ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम जो भी चीज़ें कर रहे थे अब तक उस पर हमारा फाउंडेशनल जो रूट है वो सही नहीं था। Okay. तो अगर 2026 में उनको एक्सेल करना है तो आई रियली फील कि उनका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, और जो इंटरपर्सनल रिलेशंस भी है उसमें एक क्लैरिटी या फिर एक जो ट्रांसपेरेंसी है, अगर उससे वो लोग चलेंगे आगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा इन लोगों के लिए। एंड क्योंकि इसमें बहुत फायरी एनर्जी भी है, तो मुलांग 3 के जो लोग हैं इनको काफ़ी पैशन ओरिएंटेड काम करने का भी मन होगा कि Okay. वो लोग बहुत पैशन ड्रिवन काम करने जाएंगे। एंड उससे इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलने के चांसेस है। Moving on to Mulang 4. ठीक है, मुलांग 4 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो मुलांग 4 के लिए हमको सन कार्ड आया है। Okay. एंड ये एनर्जी ये बताती है मुझे कि फॉर मुलांग 4 इज़ द राहु एनर्जी। ठीक Okay. है, तो राहु जो है इट इज़ जस्ट द हेड। तो मैं काफ़ी बार ये भी कहती हूँ कि योर माइंड कैन बी योर बिगेस्ट फ्रेंड एज वेल एंड योर बिगेस्ट एनिमी। Correct. तो राहु या मुलांग 4 के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि उनको वो प्लैनेट रूल कर रहा होता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि इन 2026 मुलांग 4 के जो लोग हैं ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना चालू करेंगे, क्योंकि ये लोग अब उस फेज से निकल चुके हैं या फिर अभी एक लाइफ के ब्राइटर साइड को देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इनके जो हॉरिजन्स है या फिर जो भी एक काम कर रहे हैं इसमें काफ़ी एक्सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे देख रहे हो सन की रेज बहुत दूर तक जा रही है। तो वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं इनको काफ़ी इनर चाइल्ड हीलिंग या फिर अपने एक इनर सेल्फ को खुश रखना ये बहुत हेल्प कर सकता है 2026 में। बिकॉज जो चीज़ें हम बचपन में करते थे जो हमको खुशी देती थी, अगर वो हम सब वापस इनकॉर्पोरेट करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर होगा। एंड इंट्यूटिवली फील हुआ कि काफ़ी मुलांग 4 वाले लोगों की शादियाँ भी हो सकती है इस साल में। Okay. बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि यहाँ पे एक घोड़ा भी है, उसके ऊपर वो बच्चा है। आई थिंक आई कैन नॉट शो बिकॉज Okay. इट्स थोड़ा सा न्यूडिटी, बट
I feel a lot of goodwill and a good start is going to come for these people. And अगर मैं गाइडेंस बताऊँ इसमें, तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस करना एट अ टाइम इज़ समथिंग जो मूलांग 4 को हेल्प करेगा या फिर उनके माइंड को काम भी रखेगा, बिकॉज ये यहाँ पे सनफ्लावर भी है, एंड सनफ्लावर इज़ अ फ्लावर जो सन से थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड होता है, तो फिर जहाँ पे भी सूर्य की किरण होती है वहाँ पे वो देखता है, तो एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. Okay, moving on to Mulang 5. ठीक, मूलांग 5. ठीक है, मूलांग 5 के लिए हमको 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. Okay. तो ये बताता है कि मुझे ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मूलांग 5 के लिए जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है ये काफ़ी हैपनिंग बोल सकते हैं, या फिर काफ़ी चीज़ें इनके लाइफ में हो रही होंगी, एंड जो भी क्या बोलते हैं इन्होंने परिश्रम अपने 2025 में किया है उसका फल इनको ये पहले 6 महीनों में मिलेगा. बट उसके बाद के जो 6 महीने हैं वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि एक अनसीन फैक्टर है. तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हो सकती है कि अगर वो ये 6 महीने में जब इनको इस चीज़ के फल मिल रहे हैं, अगर वो कोई रॉन्ग इंटेंशन रखते हैं या फिर अगर कुछ सही से नहीं करते, तो उसका कर्मा जो है वो उनको आगे के 6 मंथ्स में हिट Okay. हो सकता है. Instant karma, huh? हाँ, इंस्टेंट कर्मा. Okay. और ये जो मूलांक है इसके लोगों को अगर वो लोग काफ़ी अच्छे से एक्शंस ले अपने करियर में, तो इनको काफ़ी फेम भी मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक अप्रिसिएशन एनर्जी भी आती है. तो जो भी आप करोगे, अगर आपका इंटेंशन क्लियर रहे और अगर आप आपके गुड कर्मास पे ज़्यादा फोकस करो, तो आपको उस चीज़ के लिए यूनिवर्स रिवॉर्ड भी करेगा. Okay, Mulang 6. मूलांग 6 के लिए देखते हैं. ठीक है, तो मूलांग 6 के लिए हमको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. तो मूलांग 6 के जो लोग हैं ये काफ़ी रश एनर्जी में रहेंगे 2026 में. तो ऐसे हो सकता है कि इनको हर चीज़ पाने की, हर चीज़ जो चाहिए उसके लिए काफ़ी ज़िद होगी इनमें, विच इज़ गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो. तो अगर उसकी एक गुड बाउंड्री वो लोग रखते हैं तो वो उनके लिए एक हेल्दी वे ऑफ मोटिवेशन भी होगा. Right. बट इन लोगों के लिए ये भी गाइडेंस आ रही है, क्योंकि मुझे थ्रोट में थोड़ा सा ये भी हुआ, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये लोग काफ़ी रश में रहेंगे तो इनके थोड़ा कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर ये लोग थोड़े रूड या हार्श भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका अप्रोच जो है ये खुद के बारे में सोचना ज़्यादा होगा, तो उसमें ये लोग एम्पैथेटिक नहीं हो पाएंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, एंड उस वजह से इनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है. तो गाइडेंस वाइज यही आएगा कि जल्दबाजी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका एक हेल्दी बाउंड्री रखो, एंड दूसरे के बारे में भी सोचो, क्योंकि वो तुमको सपोर्ट करेंगे तब तुम आगे बढ़ पाओगे. तो मूलांग 7 के लिए अभी हम लोग देखते हैं. मूलांग 7 के जो लोग हैं इनके लिए हमको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और मुझे ये बताता है ये कार्ड कि मूलांग 7 जो है ये काफ़ी इनको परिश्रम करना पड़ेगा, जो एक थोड़ा हार्ड वर्क है ये इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्शंस ज़्यादा लेने पड़ेंगे, एंड इनको ना कहीं कहीं क्रिएटिव ब्लॉक भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हमको 9 ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड है वो बताता है कि कुछ एनजाइटी स्ट्रेस हो सकता है, एंड क्योंकि मूलांग 7 इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय केतु, तो इट्स जस्ट द थर्ड, मतलब जो नीचे का पार्ट होता है, तो उसमें एक्शंस हम ज़्यादा ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, क्योंकि माइंड उतना नहीं वर्क कर रहा है या उतना टाइम नहीं मिल रहा है हमको कि हम वो एक्शंस ले पाए. तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि वेन एवर यू नीड क्लैरिटी, तो तुम अपने किसी वेल विशर से, किसी एक गाइडेड पर्सन से, या फिर इवन अ हीलर, रीडर, उनसे आप थोड़ा सा आइडिया लो, बिकॉज उससे जो तुम्हारे ब्लॉक्स है वो थोड़ा अच्छे से खुलेंगे, एंड इट विल रियली हेल्प यू एक्सेल इन वॉट एवर यू वॉन्ट. और क्योंकि ये जो स्वॉर्ड्स है ये ऐसा भी लगा कि इनके जो पास्ट के रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे एक इंट्यूटिव फीलिंग आई. तो ऐसे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट का पर्सन या पास्ट में कोई चीज़ करी है वो तुमको इस साल हेल्प करे, या उसका जो फल है या फिर उसके जो रिवॉर्ड्स है वो तुमको इस साल मिल जाए. Okay, moving on to Mulang 8. या मूलांक 8 के लिए देखते हैं.
सो मूलांक 8 के लिए हमको 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। Okay. तो ये वाले जो मूलांक 8 के लोग हैं, ये लोग काफ़ी फोकस्ड होंगे ग्रोथ के लिए और एक कम्युनिटी, फैमिली या फिर एक कलेक्टिव के लिए वर्क करने के लिए कि Okay. जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका एक हायर पर्पस क्या हो सकता है, मैं इससे से ज़्यादा लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ये लोग उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो इनका ग्रोथ और जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इंट्यूटिवली ये फील हुआ कि अगर ये लोग कभी भी कुछ ब्लॉक्ड फील करते हैं तो इफ़ दे कैन डोनेट समवेयर, या फिर अगर उनको मनी से कोई प्रॉब्लम है या मनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डोनेट सम मनी। अगर उनको कुछ करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेल्प समवन जिसको करियर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं इनका रिवर्स होके सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो एक पिक्चर है, मुझे ऐसा लगा कि एक सर्कल इज कमिंग बैक, तो जो भी आप गुड कर्मा करोगे वो आपको रिटर्न इसी ईयर में मिल Okay. जाएगा। एंड जितना ज़्यादा आप आपके फैमिली के लिए और कम्युनिटी के लिए करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्डिंग होगा और वो लोग आपको ब्लेस भी करेंगे उस चीज़ में। Okay. चलो Okay. तो Next, लास्ट वाला last देखते card हैं। is Mulank हाँ, 9. मूलांक 9। ठीक है, तो मूलांक 9 के लिए हमको चैरियट आया है। ये अगेन मेजर अरकाना कार्ड है। Okay. तो मूलांक 9 के जो लोग हैं, अगेन मुझे लगता है कि इनके लाइफ में पहले 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। Okay. क्योंकि इनको आइडिया नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, या थोड़ा डिसीजन मेकिंग में इनको ऑन ऑफ फील हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। बट अगर ये लोग क्योंकि ये कार्ड में बोला जाता है कि ये जो बीच में जो एक लट्टू जैसा जो दिख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड स्पिरिचुअली कि एक शिवलिंग है। Okay. तो इसीलिए ये फीलिंग आया कि अगर मूलांक 9 के लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नॉट जस्ट शिव जी बट कोई भी अपने फेवरेट गॉड गॉडेसेस या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उसके थ्रू ये कन्फ्यूजन जो है इनका ये कम हो जाएगा एंड दे विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। Okay. उसके साथ साथ ये लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि ये लोग थोड़ा मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने लाइफ में बस क्लैरिटी रखना है कि ये ओवरवेल्म ना हो जाए या फिर एक पीस में चले कि थोड़ा ज़्यादा रश भी नहीं करना है और अपना होल्ड भी रखना है और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने का इनको गाइडेंस आ रहा है। Avoiding the burnouts. या Okay. Okay, so that was the Mulank based reading 2026. Coming back to the discussion. या Okay. Now, since you chose tarot as a career for yourself, तो obviously कई लोग होंगे जिन्होंने शायद टैरो को कभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया हो बट दे नेवर हैड अ थॉट कि ये करियर हो सकता है. मे बी नाउ दे गेट सम अंडरस्टैंडिंग दैट टैरो कैन ऑल्सो बी अ करियर फॉर देम इंस्टेड ऑफ दिस टिपिकल करियर्स. बट अगेन if you talk about the beginners and the freshers who want to take tarot as a career overall, तो how can they begin in this field? Start कैसे कर सकते हैं? मुझे सबसे पहले ये बोलना है फॉर एवरीवन गोइंग टू चूज दिस फील्ड या ऑलरेडी इस फील्ड में है जो देख रहे होंगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम एक ट्रेंड समझ के करें. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी सीरियस और एनर्जी इज़ नॉट फूलिंग अस अराउंड. अगर हम जब तक हम खुद की रीडिंग कर रहे हैं तब तक ऑल फन एंड गेम्स फील होता है. बट जब हम दूसरे की एनर्जी में टैप इन करने लगते हैं हम बहुत सारी एनर्जी खुद पे ले लेते हैं. तो मुझे लगता है कि इफ़ समवन वांट्स टू गेट इनटू दिस करियर तो उनका एक बहुत सीरियस इंटेंशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बहुत डीप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं. Okay. तो अगर तुम में वो कैलिबर है कि नहीं, मैं इस प्रॉब्लम से नॉट मेकिंग फन ऑफ दोज क्लाइंट्स इज ऑल्सो समथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कम टू अस विद ट्रस्ट. तो अगर तुमको लगता है कि तुम एम्पैथेटिक हो, तुम समझ सकते हो दूसरे की प्रॉब्लम को और इस टूल को यूज़ करके तुम उनके लाइफ में गाइडेंस ला सकते हो, एम्पावरमेंट ला सकते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो इन दिस फील्ड बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटिफुल and it will help you make a lot of difference in yourself as well. So if let's say if people are actually saying an yes to this questions and they want to take it forward, so then comes the question कि start करना है तो कोई specific course है, क्या path है वो?
तो टैरो में काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं और काफ़ी मेंटर्स हैं जो ऑफलाइन कोर्स भी लेते हैं। ओके। अब हर किसी का एक लर्निंग टेक्निक डिफरेंट होता है कि किसी को पिक्टोरियली समझ जाता है, किसी को बैठ के समझाना पड़ता है। तो आप देखो कि आपके जो मेंटर है आपको कैसा लर्निंग टेक्निक सही लग रहा है। बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन सीख के भी सर्टिफिकेशन ले लेते हैं एंड दे वर्क एब्सोल्युटली फाइन। और कुछ लोग हैं जो ऑफलाइन लेते हैं एंड उनको वो रेजोनेट करता है। सो एवरीथिंग वर्क्स अगर आपका इंटेंशन क्लियर है। एंड आई थिंक मैंने तो ऑनलाइन ही लिया था एंड इट वर्क परफेक्टली फाइन फॉर मी। एंड जितना ज़्यादा हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेंटर जो है वो तो फाउंडेशन सिखाएगा, बट उसके बाद जब हम क्लाइंट से डील करते हैं उसके बाद हमारा एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होता है। So, from the earning perspective, if you say like, can it be a full-time career? I mean, क्या उस तरह की earning possibilities हैं इसमें? हाँ, एब्सोल्युटली है। आई डू दिस फुल टाइम Okay. एंड आई एम डूइंग इट सिंस 3 years। बट जैसे हर बिजनेस में बोला जाता है कि यू हैव टू रियली कीप दैट पेशेंस एंड ये क्योंकि एक सेंसिटिव बिजनेस भी है। क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा स्लॉट्स ओपन कर दूँ या फिर मैं ज़्यादा रीडिंग्स लेने लग जाऊँ, क्योंकि मेरा एक एनर्जेटिक क्या बोलते हैं क्वेश्चन भी है और मैं Right. उतना ही प्रोवाइड कर Right. पाऊंगी। Basically, to avoid the burnout of self या also. बर्नआउट भी होता है बहुत ज़्यादा। सो आई वुड रादर रेकमेंड कि गो टूवर्ड्स क्वालिटी, ताकि आप एक थोड़ा हायर प्रीमियम प्राइस भी रख पाओ एंड यू कैन मेक योर सेल्फ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। Okay. बट ओवरवेलम नहीं करना है खुद को भी और क्लाइंट को भी, बिकॉज उसमें फिर वो थोड़ा डर्टी गेम हो जाता है कि पैसे कमाने के लिए फिर मैं ज़्यादा लोगों को ले रही हूँ एंड देन फिर वो इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा। And it Okay. kind of puts a negative picture for tarot also. So you have to keep that respect for this profession as Okay, well. so let's say, I mean, someone has just started into tarot as a reader. अब क्लाइंट तो अलग तरीके के आते हैं एंड देयर आर क्लाइंट्स जो होता है ना, देयर आर स्केप्टिक्स, जस्ट चेक करते हैं हाँ, कितना सही है कितना गलत है। तो हाउ टू हैंडल दोस काइंड ऑफ स्केप्टिक्स? मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक पर्सनल जर्नी भी होता है, क्योंकि हर प्रोफेशन में ऐसे लोग तो आएंगे ही जो कुछ अच्छा बोलेंगे और कुछ जो है वो तुमको टेस्ट करके Correct. जाएंगे। बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वी गेट टू नो एज अ रीडर, हमको एक एनर्जी फील हो जाती है कि Okay. ये जो पर्सन है ये हमको टेस्ट करने के लिए आए है। ठीक है, तो आई जस्ट फील कि बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होने से वो क्लाइंट को भी समझ में आता है एंड हमको भी समझ जाते हैं कि नहीं ये बाउंड्री Okay. थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है। एंड एज अ प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कि रीडर्स को किसी को प्रूफ करने जाना चाहिए कि नहीं दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि दिस Okay. इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड जो लोग बिलीव करते हैं वो आपके पास बहुत ऑथेंटिकली आएंगे फिर। Okay. And what is that one mistake that the beginners generally do in this field? I mean, किसी ने just start किया है तो वो common mistakes जो वो करते हैं which they should avoid. मुझे लगता है कि कॉमन मिस्टेक्स में, एंड दिस गोज अराउंड इन ऑल प्रोफेशंस आई गेस, कि काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन हो जाता है Right. कि बहुत सारे रीडर्स है, हीलर्स है, एंड क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ जा रहा है, सो एवरी वन इज़ गोइंग वायरल, समथिंग इज़ हैपनिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग बहुत इल मीन्स भी यूज़ करते हैं कि बॉट फॉलोअर्स बाय करना या फिर Okay. यू नो अननेसेसरीली फ्री रीडिंग्स करना जस्ट टू यू नो कीप दैट टच। बट आई जस्ट फील कि ये सारे प्रैक्टिसेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप सीरियस वर्क है। एंड अगर तुम कोई ऐसे क्लाइंट के साथ इंटैक्ट में आ गए इन फ्री रीडिंग्स और यू नो इन डूइंग ऑल दिस स्टफ कि वो एनर्जी तुमको इम्पैक्ट करे, तो यू शुड एब्सोल्युटली नो कि इसमें से कैसे बाहर आना है। तो मैं तो जेन्युइनली बिगिनर्स को या द न्यू कमर्स को यही बोलूँगी कि बिफोर यू एंटर दिस फील्ड नो हाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। Okay. And what is that one question the beginner should ask before they, I mean, decide a price, the charging factor, कि इतना प्राइस रखना है या चार्ज करना भी है कि नहीं करना है क्लाइंट से, बिफोर डिसाइडिंग दैट व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन रीडर शुड आस्क? तो जनरली ऐसे होता है कि वेन एवर पर्सन इज स्टार्टिंग टू गिव आउट रीडिंग्स, हम एक थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करते हैं कि कैसे प्राइस होना चाहिए, क्या चल रहा है अभी,
एंड उसके अकॉर्डिंग हम हमारा एक्सपीरियंस को भी उसमें जोड़ देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बेसिक टैरो रीडिंग का 500 से 1000 रुपये हो रहा है, बट अगर मैं अभी बस स्टार्ट आउट कर रही हूँ तो मैं उसको 300 में भी कर सकती हूँ. आई जस्ट वांट टू सी कि कैसा है, क्योंकि इनिशियली हमको थोड़े फीडबैक्स चाहिए, हमको Right. थोड़ा अपना एक पोर्टफोलियो जो है वो बनाना है. तो पीपल कैन स्टार्ट आउट विद अ स्मॉल अमाउंट, बट जैसे जैसे उनको अपना क्लैरिटी आ रहा है, उनको दिख रहा है कि नहीं ये चीज़ इम्पैक्ट हो रही है, एंड उसके साथ साथ जैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से भी हमको समझता है कि हमारी एनर्जी कितनी गेन और ड्रेन हो रही है. Okay. उस हिसाब से हम उस प्राइस को अटैच कर सकते हैं. एंड व्हाट आई पर्सनली डू इज़ कि क्योंकि हमारे पास ये टूल है तो मैं इस टूल को ही पूछती हूँ कि कितना चार्ज करना है मुझे. Okay. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि क्योंकि मुझे आकाशिक रीडिंग आती है and I do auto writing as well, I do tarot. तो what I used to do is I used to take like 2-3 hours good कि जब मेरे पास अच्छा टाइम है, and I used to sit in my meditative state में एक एक कार्ड निकालती थी, मैं पूछती थी कि अच्छा जैसे अलग अलग वेज होता है ना रीडिंग देने के, कि हम वॉइस नोट पे देते हैं, कोई कॉल पे देता है, कोई वीडियो कॉल पे देता है, कोई इन पर्सन देता है. तो मैं कार्ड से ही पूछती थी कि मुझे अभी कौन सा सेट करना है, कितने मिनट्स के लिए वो होना चाहिए और उसका प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत डिवाइनली गाइडेड वर्क सोचती हूँ. तो आई यूज टू ऑलवेज फील कि लेट द टूल टेल मी व्हाट आई हैव टू कीप एज अ प्राइस, ताकि आई उसको मेरी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से पता है, ऐसे मैं बिलीव करती हूँ, तो वो मुझे अच्छे से गाइड करेगा. So we'll just do a quick fun segment, okay, some rapid fire or one-liner questions types. So I'll ask the question and you will give me the answer. First, I'll be giving you a situation and you tell me what, like, is it just like normal life statement or is it a tarot message? Okay. So if someone says that I keep seeing 1111 everywhere, so what is it? Numbers होते हैं ना, just repetitive numbers. हाँ. So if someone is seeing those repetitive numbers everywhere, so is it tarot or is it normal life? आई जस्ट फील कि कभी कभी वो एक्चुअली एज अ साइन होता है, बट अभी तो लोग बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि अरे 1111 दिख गया, एंड अभी तो इस पे मीम्स वीम्स भी बनने Right. लगे. तो इसको इतना ऑब्सेस ना करते हुए टेक इट एज अ साइन, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जब ये दिख जाए तो मैं बस 2 मिनट लेती हूँ एंड आई प्रे टू माई गॉड, या फिर मैं अपना एफर्मेशन कर लेती हूँ एंड आई टेक इट एज अ साइन कि मुझे थोड़ा टाइम निकालना है अपने लिए, कि आई बी ग्राउंडेड एंड माइंडफुल इन दैट टाइम. तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ. Okay. As a rapid fire, like, okay, so one card that you hate to see for yourself. The death card. Okay. Which one would you prefer, crystals or candles? Candles. And what is the best time of the day for a reading? 11 to 5, बिकॉज आई जस्ट फील कि वो थोड़ा सा ग्राउंडेड टाइम होता है. सुबह में भी हम थोड़ा सा ज़्यादा थॉट्स में होते हैं, एंड इवनिंग में तो मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल थॉट्स में होते हैं. तो आई जस्ट फील कि एक जो ग्राउंडेड एनर्जी है वो थोड़ी बीच के टाइम में ज़्यादा सही रहती है. Okay. Next few statements are basically like the myths and reality things. Okay, tarot ke around. So you tell me whether it's a myth or a reality. Tarot predicts exact future events. Myth or true? Myth. Okay. Death card means literal death. Myth. Okay. You need to be a psychic to read tarot. It's a myth. Okay. Tarot is evil. Myth. Okay. One reading tells you everything forever. Myth. So all are myth. And what is spirituality in one word? Coming back to yourself. Okay. What is tarot? Guiding tool. Okay. Akashic? Soul purpose. Okay. What is mediumship? Connecting to your loved ones. And what is the biggest myth about spirituality? That it is complex. Okay. So that brings us to the end of the fun segment, and also brings us to the end of the session for today. Okay. Now, I think we learned a lot about tarot, and we also learned that tarot is not actually about fear. It's about the awareness. So tarot can help you get aware about your inner self, and also about how to make a decision for your future life. And thanks to Asta for sharing your perspective to this domain, and also helping the people understand what exactly tarot, akashic and mediumship refers to, and then how it can be useful for them as a tool. For the listeners, I would just like to say, अब चाहे मानो या ना मानो, tarot is
real. It will remain in the market. So it's up to you now whether you want to start believing it or not. Experience करके देखो, maybe you'll start accepting it and then maybe using it for your benefit actually. And also do remember that 2026 is the year of the, I think, magician. Okay. I think 2026 is the year for the magician. So please इसको पूरा utilize करो. And I think tarot can be a good tool for you to get the best out of 2026 for yourself. So on that note, I mean, tarot should be in your life somewhere. Do share this episode with anyone who is seeking guidance, looking for clarity in their life, so that they can turn towards tarot and use that as a guiding tool. Okay? So whether it's for you or for anyone in around your circle whom you think that okay, इनको शायद tarot की तरफ जाना चाहिए, they need some guidance. So please share with them this episode so that they also learn about tarot and other tools that we discussed. Please do like and subscribe to the channel and stay tuned because अगले एपिसोड में हम फिर किसी और गेस्ट के साथ बैठेंगे to explore a new domain and understand the insights about that particular career field. Thank you.